नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार वहाँ के उद्योग और व्यापार होते हैं, क्योंकि यहीं से सरकार को टैक्स मिलता है और लोगों को रोजगार मिलता है। जब हम उद्योग की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान में आता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और इसी तरह के और उद्योग धंधे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सब उद्योगों की रीढ़ की हड्डी होती है स्टील, जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और वर्ल्ड में वी आर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन स्टील। तो भी हमें इसके लिए दूसरों पर आधारित होना पड़ता है, बाहर से भी मंगाना पड़ता है। इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का काम संभाल रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील। आइए आज प्लस माइनस कार्यक्रम में इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र इनके अब तक के राजनीतिक सफ़र पर। मध्य प्रदेश के मांडला से लगातार 6 बार लोकसभा सांसद रहे फग्गन सिंह कुलस्ते मोदी सरकार के ट्राइबल फेस हैं। केंद्र में जब भी बीजेपी सत्ता में आई है, कुलस्ते उस सत्ता का हिस्सा रहे हैं। 2014 के बाद 2019 में भी कुलस्ते को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है और उन्हें स्टील जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। फग्गन सिंह कुलस्ते 1990 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुलस्ते अपने लोकसभा क्षेत्र मांडला में काफी सक्रिय और लोकप्रिय हैं। इनकी लोकप्रियता और सक्रियता के कारण ही मांडला में ना तो क्रिश्चियन मिशनरी सफल हो पाई और ना ही यहाँ नक्सलियों को जगह मिल पाई, जबकि आदिवासी बहुत मांडला छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण नक्सलियों और मिशनरियों के टारगेट पर रहा है। शांत और सरल स्वभाव के कारण ये विरोधियों के टारगेट पर भी रहे हैं। नोट फॉर वोट मामले में फंसने के बाद इन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी की गुड बुक में रहने वाले कुलस्ते राज्य मंत्री के रूप में स्टील मंत्रालय में शानदार काम कर रहे हैं। प्लस माइनस के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते से बात की साधना ग्रुप की सीएमडी राकेश गुप्ता ने। कुलस्ते जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको एक बार फिर दोबारा मोदी सरकार में काम करने का मौका मिला। देखिए, देश की जो स्थिति है, ख़ासतौर से हमारे इस्पात उद्योग के क्षेत्र में, ये इस देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आर्थिक विकास में बहुत बड़ा एक उद्योग है। इस्पात मंत्रालय का अपना एक महत्व है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर और इसके आर्थिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं इस्पात मंत्रालय को कि सभी क्षेत्रों में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज जो हमारा टारगेट है लगभग 17-18 का, जो हमने एक मैनिफेस्टो जारी किया था उस समय स्टील मंत्रालय ने, तो हमारा एक लक्ष्य हमने तय किया कि 2030 और 31 के बीच में, इसको 30-31 तक, इन 10 साल का ये जो हमारा टारगेट है, लगभग 300 मिलियन टन स्पीड हमारा इस्पात का जो क्षेत्र है, हल्का है, उद्योग के क्षेत्र में हम इसको उत्पादन करने का हमारा टारगेट है। कुलस्ते जी, हम इसकी लंबी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो मोदी सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य रखा था, वो क्या था और कितना आप उसमें अचीव कर पाए? देखिए, हमने इन 100 दिनों का जो हमारा टारगेट है, अभी तक स्टील सेक्टर में विशेषकर हमने सेफ्टी को बहुत गंभीरता से लिया है और हमने इस 100 डेट में इसको शामिल किया है। सेफ्टी, हमारा उत्पादन और क्वालिटी, इस पे किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अभी तक सामान्य तौर से ये धारणा होती थी, परंतु इस बार हमने इसको एक टारगेट बनाया है और रायबरेली का जो हमारा एक सेंटर है उसको भी हम अभी शुरू करने वाले हैं। और इस समय जो हमारा उत्पादन है, उसको जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर आया है उसमें लगभग 27% के आसपास हमारा ग्रोथ किया है पिछले जो स्थिति थी। और मुझे लगता है कि इस साल का जो हमारा टारगेट है, इसको हमने उत्पादन को ज़्यादा महत्व दिया है और करीब करीब हम 111 के आसपास तक ले जाएंगे। ये हमारा इस साल का टारगेट है। आप जिस टारगेट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर को लगता है कि कहीं ना कहीं रिसेशन आ रहा है और स्टील अथॉरिटी में भी लोगों को इस तरह का डर है कि कहीं छंटनी ना हो जाए, इसीलिए शायद आपको एक बार विजिट भी करना पड़ा वहाँ पर। नहीं, देखिए, अभी तक
तो मेरे नोटिस के हिसाब से ऐसा कहीं देखने में आया नहीं। लोगों को लगता ज़रूर है कि चूँकि इस्पात के क्षेत्र में अप डाउन बहुत होता है और पिछले समय की जो भी स्थिति है, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन के बाद हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और इससे लोगों को ये थोड़ा सा शंका है कि कहीं ऐसा ना हो जो स्थिति पुराने हमारे कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर आई है और ख़ास तौर से इस्पात के क्षेत्र में, तो निश्चित तौर से उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, परंतु पिछले समय जो परिस्थितियां बनी हैं हम उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जो मैन पावर है उसमें किसी प्रकार की आज की स्थिति में कोई इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है और ना कोई कम उनके एम्प्लॉयज़ की जो संख्या होने वाली ऐसी स्थिति नहीं है आज की स्थिति में। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे सामने जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, लोग अपने तरीके से कहते होंगे, परंतु जो मंत्रालय की स्थिति है वो बड़े स्पष्ट है। और मैं कहना चाहता हूं इस विषय को लेकर के कहीं किसी प्रकार की इसमें कोई ख़ास तौर से मैन पावर में कोई कटौती नहीं है आज की तारीख में। कुलस्ते जी, देश की बहुत बड़ी जनसंख्या आदिवासी क्षेत्रों में रहती है और उन्हीं को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनके आप एक तरह से फेस हैं। सरकार उन आदिवासी क्षेत्र के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए, ट्राइबल मंत्रालय जिस समय बना तो उससे मैं काम करते करते मैंने उसके अंदर भी देखा है, इस समय कुछ नया एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा कुछ काम करने की स्थिति में हैं हम। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो अभी योजना प्रारंभ किया है, ख़ास तौर से जो गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये लगभग इसमें पूरे 99% ट्राइबल कवर हो रहा है और ये 22 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि ट्राइबल, एक तो जिनके पास मकान नहीं है वो पूरे मकान हम 22 तक पूरा बना करके देंगे। एजुकेशन के लिए जो हमारे पिछले समय 100 हमने आवासीय विद्यालयों की कल्पना किए थे, इस बार उसको संख्या को ले जाएंगे सब डिवीज़न तक और ब्लॉक हेडक्वार्टर तक ले जाने की हमारी आने वाले समय की कल्पना है। तो मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर को हमने बहुत प्रभावी तरीके से, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ख़ासतौर से जंगल में जहाँ रहते हैं लोग, तो उनको उसका ठीक प्रकार के हक मिल जाए, उसके लिए हमने एक ट्राइफेड है इस मिनिस्ट्री के अंदर में बनाया, वो एक पक्ष है। और इसलिए जितने भी हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको समर्थन मूल्य मिल जाए, ये हमारी कोशिश है उसके अंदर, और इस प्रकार के काम ट्राइबल मंत्रालय भी कर रहा है। आप मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका बहुत बड़ा भूभाग आदिवासी क्षेत्र से भरा हुआ है। आपने वहाँ बहुत संघर्ष भी किया और भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे लेवल पर लाने के लिए भी आप संघर्षशील रहे। आपकी इच्छा थी कि आपको वहाँ का अध्यक्ष बनाया जाए या वहाँ पर आप मुख्यमंत्री के फेस के रूप में वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकें, लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिली। कैसा लगा आपको? देखिए, राजनीति में प्रयास करना, इस प्रकार के तर्क देना, वो सब मैं अनुभव ऐसा नहीं मानता। देखिए, भाग्य से ज़्यादा और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ये एक मेरा अनुमान आया मैंने इतने वर्षों में देखने के बाद, और इसलिए जो कुछ भी मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, मैं इतने समय से काम करते करते मैं देख रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हर समय काम के जो अवसर मिले हैं मैं उसमें जितना अच्छा कर पाया हूँ इस क्षेत्र में, वो मैं कोशिश करता हूँ। और इसलिए ज़्यादा मेरी कोई मन में इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। जो है उसको बढ़िया करो, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो वो कोशिश करना चाहिए। और इसके बाद जो कुछ भी है, जिम्मेदारी का जहां तक सवाल है, जो भी जिम्मेदारी है या हमने अभी तक किया है या भविष्य में जो भी इस प्रकार की जिम्मेदारियां मिलती हैं, तो मैं अनुभव ऐसा करता हूं कि उसमें ईमानदारी से काम करना और उसका परफॉर्मेंस आम जनता को उसका लाभ मिले, ये हमारी कोशिश रही है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि भाग्य से ज़्यादा और कुछ होता नहीं। अभी जिस तरह का वहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है और उससे पहले हमने शिवराज सिंह सरकार का काम देखा था, दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपको कैसा लगता है? देखिए, अभी सरकार जो बनने के बाद लगभग 8 महीने में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं पिछले शिवराज जी की सरकार को या इसके पहले उमा जी थी, ऐसे 15 वर्षों की सरकार को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत नज़दीकी से देखा। और देखने के साथ साथ
अगर विकास की दृष्टि से विशेषकर मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश ने देश में कई तरह के मॉडल प्रस्तुत किए हैं विकास के नाम पर, ख़ास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में। मुझे याद है कि एग्रीकल्चर में लगभग 7 लाख हेक्टेयर किसान के खेत को हम पानी दे पाते थे। 15 वर्षों में लगभग हम 40 लाख हेक्टेयर किसान के खेत को पानी देने में हम सफल हुए हैं। और कई ऐसे उदाहरण कृषि के क्षेत्र में उनको 0% ब्याज देने का फैसला भी किसानों के हित में मध्य प्रदेश की पुराने शिवराज जी की सरकार ने किया था। तो ऐसे उदाहरण हमने देखा है और मुझे लगता है कि ये इस प्रकार के काम करने के अपने एक और कनेक्टिविटी, रोड है, रास्ता है, बिजली, ये एक बहुत बड़ा ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर, चूँकि मैं इसके पहले दिग्विजय सिंह जब सरकार में थे उस सरकार को भी देखा, इसके पहले भी जो सरकारें काम करती थी उसको भी देखा मैंने। तो ये सारे नीचे ऊपर देखने के बाद ये समझ में आया कि 15 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश में जो काम हुए और ये 8 महीने में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक भी कोई ऐसा उदाहरण मध्य प्रदेश में नहीं दे सकते। मैं पहला ये कह सकता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में जो उनने घोषणा किया था कि हम 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, कोई भी ऐसा किसान के खाते में ये जो राशि जाना चाहिए था, जिनका कर्जा माफ़ हुआ, प्रमाण पत्र उनको दिए परंतु उनके अकाउंट में पैसे नहीं गए। और इसलिए ये जो 50% की बात उनने किया कि मूलधन 50% सरकार देगी, ब्याज संबंधित बैंक या सोसाइटियां देंगी, तो इस प्रकार के उनके निर्णय को मुझे लगता है कि ये एक टेक्निकली जो भी चूक कहें या सरकार बनाने के लिए उनने इस प्रकार का कांग्रेस पार्टी ने एक प्रयोग किया कि भाई हम किसानों को एक प्रकार का प्रलोभन दिया, तो ये इसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश सरकार के बारे में बार बार ये सुनने में आता है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी वहाँ की सरकार गिरा दी जाएगी और आपकी सरकार बन जाएगी, उस दिशा में भी कुछ कदम बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी तक तो कोई इस प्रकार के कोई हमारे ध्यान में ये विषय आया नहीं। खासतौर से कर्नाटक के बाद ये बात आ रही थी कि मध्य प्रदेश अगला टारगेट रहेगा बीजेपी देखिए, का। हम इतना मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में आम जनता का जो एक प्रकार का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हमको 41% वोट मिला, कांग्रेस को 40% वोट मिला। 1% वोट प्राप्त करने के बाद हम नंबर में पीछे रह गए, ये जरूर है, और कांग्रेस की संख्या ज़्यादा हो गई। बहुमत में नहीं है कांग्रेस भी, परंतु संख्या के आधार पर वो सरकार में है। परंतु इस सरकार को कोई निर्णय पॉलिसी के आधार पर देखेंगे तो बहुत ऐसे प्रभावी निर्णय करने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए शायद इस प्रकार की कठिनाई है। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य क्या होता है, परंतु ये जो अभी लोकसभा के परिणाम आने के बाद 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीती है। इसका हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि लोगों ने राज्य की सरकार को नकार दिया और केंद्र की सरकार को स्वीकार किया। देखिए, आप को ये ध्यान में होगा और देश के लोग इस बात को जानते हैं कि मोदी जी 14 में जो संख्या थी और 19 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या बढ़ गई। 302 के ये आंकड़ा उनने 303 पार किया। ये बहुत बड़े एक प्रकार की सरकार के लिए, मोदी जी के लिए बहुत बड़ा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा इजाफा है। तो इस प्रकार का निर्णय, और एक इस निर्णय से ऐसा लगता है कि पूरे देश में एक आत्मविश्वास के साथ में मोदी जी ने देश की जनता के साथ में जो न्याय किया है, और इसलिए बार बार उन्होंने इस बात को कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये जो नारा दिया है, मुझे लगता है कि इसको अगर आप देखेंगे तो पूरे देश भर की राजनीतिक तस्वीर सामने है। हम लोगों ने पिछले समय अनुभव किया है, मध्य प्रदेश में जो 29 में से हम 28 सीटें जीते हैं, उसका कारण भी मुझे लगता है कि यही है कि विकास को हमने आधार बनाया। कोई भी इस प्रकार का प्रकरण हमारे ध्यान में नहीं आया और निरंतर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। कई ऐसे कड़े निर्णय किए। कुलस्ते जी, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय मुद्दों पर। अभी पिछले दिनों जो धारा 370 और 35A को हटाने का निर्णय सरकार ने लिया, जिसके कारण पूरे देश भर में और दुनिया भर में सरकार को प्रशंसा भी हासिल हुई, आपको लगता है इसके बाद में कश्मीर समस्या का हल हो जाएगा?
देखिए, ये मुझे लगता है कि जिस समय सारा देश है और जितने भी हमारी रियासतें सबका विलय हो गया आज़ादी के बाद, जम्मू कश्मीर एक अपवाद स्वरूप इसका विलय नहीं हो पाया और बाकी इस प्रकार की स्थिति, और इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो उस समय जब जम्मू कश्मीर का विषय आया तो श्यामा प्रसाद जी ने जिसे नारा उनने दिया कि एक देश, जब देश आज़ाद हो गया तो पूरा संपूर्ण भारत जम्मू कश्मीर सहित एक होना चाहिए। उन्होंने कहा एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान। एक निशान, एक प्रधान, ये नहीं चलेगा, ऐसा उनने उस समय कहा था और उसको लेकर के उनने रिजाइन दिया। और मुझे लगता है वहाँ से ये सिलसिला चला और वो क्रम चलता रहा 370 का। कोई भी हिंदुस्तान का आम नागरिक के जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ ठीक से रह नहीं सकता, मकान नहीं बना सकता, कोई धंधे नहीं कर सकता। इस प्रकार की स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर ये थी। जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, इस कानून के कारण इस प्रकार का ये जो निर्णय 370 समाप्ति का, मुझे लगता है कि अब बहाली की स्थिति में आ गया है। सामान्य परिस्थितियां वहाँ पर बन रही हैं और मुझे लगता है ओवरऑल देश के पॉलिटिशियन के बारे में, राजनीतिक पार्टियों के बारे में भी सोचें तो अधिकांश लोगों की ये जो मान्यता थी 370 समाप्ति का, ये बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने, मोदी जी ने किया है, हमारे अमित शाह जी ने। तो मुझे लगता है कि ये देश के इतिहास में इस प्रकार का निर्णय करना एक बहुत हिम्मत का काम हुआ है नरेंद्र मोदी जी के लिए। इसके कारण से पूरे देश भर में एक राष्ट्रवाद की लहर भी आई और मोदी जी को और अमित शाह को लोगों ने राष्ट्रवादी पुरुष, महायुग पुरुष के रूप में भी देखना शुरू किया। अब इसके बाद में हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम पीओके हमारा अगला लक्ष्य रहेगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो हिस्सा हमारा है, जो अधिकृत पाक की जो हम बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से हमारा हिस्सा है, वो है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। जैसे पाकिस्तान के तरफ से जिस प्रकार की बातचीत आती है, मुझे लगता है कि इस विषय में कोई किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए देश के हित में जो भी अच्छा निर्णय करना पड़े सरकार करेगी। हमारे पास सारे संसाधन हैं, सरकार की क्षमता है, तो इसलिए मुझे कोई विवाद का विषय नहीं समझ में आता। भले पाकिस्तान क्या मानता है इस विषय को लेकर के, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु भारत के बारे में हमारा स्पष्ट मत है कि हमारा जो अधिकृत हिस्सा है वो रहेगा, उसमें कहीं किसी प्रकार की उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्य मुद्दे रहते थे, उसमें से जो एक 370 हटाने वाला था वो आपने हासिल कर लिया। इसके बाद में जो दूसरा मुद्दा विशेष रूप से रहा समान नागरिक संहिता का, कॉमन सिविल कोड का, और उसमें 3 तलाक वाला विधेयक ला करके आपने काफ़ी हद तक तो वो लक्ष्य हासिल भी कर लिया है। आपको लगता है धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं कॉमन सिविल कोड को लागू करने की तरफ भी बढ़ेंगे? देखिए, निश्चित तौर से समय आएगा, परिस्थितियां बनेगी, तो इस पे निर्भर करता है। परंतु मुझे लगता है कि जो कुछ भी अभी जो निर्णय हुए हैं, मुझे लगता है कि देश की जनता की आवाज़ है एक प्रकार की। अभी ये जो 3 तलाक का भी जो फैसला हुआ है, इसमें लाखों महिलाओं को राहत मिली है इससे, चाहे वो विशेषकर मुस्लिम वर्ग के जो माता बहनें हैं। मुझे लगता है ये निर्णय भी अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है और इसलिए इस प्रकार के निर्णयों के बारे में सरकार गंभीरता से विचार करती है और देश के हित में जो भी निर्णय करना पड़े तो मुझे लगता है कि सरकार को करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इस दिशा में सरकार जो उपयुक्त समय आएगा, सही परिप्रेक्ष्य में देश के हित में जो अच्छा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो कानून हैं उनको अभी संशोधन भी किए हैं और जिनको समाप्त भी करना है तो उनको समाप्त भी किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो फीलिंग प्रकार के जो कानून थे उनको समाप्त किया गया है। इसलिए सरकार की इच्छा है, सरकार आगे इस दिशा में सोच रही है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में निश्चित तौर से आने वाले समय में सरकार सोचेगी। इसके बारे में समय आएगा तो उपयुक्त समय में इसके बारे में भी विचार किया जाएगा। कुलस्ते जी, देश में आरक्षण को लागू हुए 70-72 वर्ष हो गए, 2-3 पीढ़ियां उसका लाभ लेते हुए निकल भी गई हैं। आपको नहीं लगता कि आरक्षण पर एक बार फिर दोबारा से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? देखिए, आरक्षण बहुत तरह के हैं।
और इसलिए मुझे लगता है कि देखिए अब आरक्षण का मुद्दा एक प्रकार के समाप्त जैसा हो गया है। जो ट्राइबल के लिए आरक्षण है, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है, बैकवर्ड के लिए है, और जो गरीब सामान्य निर्धन है उनके लिए आरक्षण है। तो आरक्षण तो अब सभी तरह के आम जो नागरिक हैं उनके लिए व्यवस्था हो गई। परंतु ये जो व्यवस्था थी एसटी और एससी के लिए, ये संविधान में ही इस प्रकार की व्यवस्था उस समय किया गया था कि एक आर्थिक स्थिति, ये जो आधार बनाया गया था, गरीबी और लोगों में एक प्रकार के जो असमंजसता की जो स्थिति थी, जंगल में रहना, पहाड़ में रहना, तो इस प्रकार की स्थिति थी और एकदम समाज से कटे हुए लोग थे, इसलिए इनको ये सहायता उस समय आरक्षण के रूप में दिया गया था। और मुझे लगता है कि ये इसके अंदर संविधान में यही व्यवस्था है और इसलिए पार्टी की भी इच्छा है, पार्टी भी इसके बारे में कभी इस प्रकार का बहुत सारे विषय आए हैं, परंतु खासतौर से एसटी एससी के बारे में मुझे लगता है कि संविधान के अंदर जो व्यवस्था किया गया है, आज की स्थिति में कोई इस प्रकार के विचार करने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए अलग अलग प्लेटफार्मों में कई तरह के आरक्षणों की बात होती है, किसी स्टेट के अंदर के वहाँ की परसेंटेज के विषय को लेकर के, कुछ जातियों को लेकर, कुछ समाजों को लेकर के, इस प्रकार के विषय आते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आरक्षण का मुद्दा हावी हो जाता है। परंतु जो मुझे अभी तक ध्यान में आया है कि संविधान में जो व्यवस्था विशेषकर 2 वर्गों के लिए जो किया गया है, उसके बारे में कभी इस प्रकार की स्थिति नहीं बनी है। और इसलिए ये मुझे लगता है कि ये यथावत स्थिति, क्योंकि अभी भी इनकी स्थिति के बारे में, आर्थिक हालात के बारे में अभी कोई स्थिति नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है इसके बारे में कोई आज कोई फैसला करना या भविष्य में इसके बारे में क्या परिस्थिति बनेगी, परंतु आज तक कोई हमारी पार्टी के अंदर इस प्रकार का कोई न तो संकेत है, न कोई इस प्रकार का निर्णय किया है। इसलिए ये अभी तक कंटिन्यू है और भविष्य में भी रहेंगे, इस प्रकार की स्थिति है। कुलस्ते जी, कार्यक्रम के अंत में आपसे स्टील उद्योग के बारे में जानना चाहेंगे। स्टील की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां एनसीएलटी में चली गई, एनपी हो गई, और स्टील उद्योग एक तरह से बहुत बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। इनको राहत देने के लिए, इनको पटरी पर लाने के लिए आपकी कुछ योजनाएं हैं? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने, मैंने कहा कि जो मॉडर्नाइजेशन की हमने व्यवस्था अभी पिछले कुछ समय पहले प्रारंभ किया है, और इसलिए हमारा जो ग्रोथ है, उत्पादन बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। ख़ास तौर से स्टील सेक्टर में हमारी जितनी कंपनियां हैं और हमारी सब्सिडी हैं, सबके लिए, चाहे वो माइनिंग के अंदर हो और चाहे हमारे स्टील का क्षेत्र हो, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं आवश्यक हम कर सकते हैं वो करेंगे हम। और इसके कारण आज ये जो नंबर 2 आज भारत है स्टील के क्षेत्र में, यहाँ के बाद नंबर 2 हम हुए हैं। और हमने इसलिए एक टारगेट हमने बनाया है कि हमको यहाँ तक पहुँचना है 2030-31 के अंदर लगभग 300 टन जो हमारे लियन टन उत्पादन करने का जो लक्ष्य है, वो हम इसको ही लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जितनी आवश्यकता है, वो हम कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि जो देश में जितनी ज़रूरत है, कुछ एक्सपोर्ट भी अगर करना पड़ रहा है तो अलग अलग जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करना पड़े तो वो भी कर रहे हैं, परंतु जो रिक्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं इस रूप से पूरा कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जितने हमारे पास सारे संसाधन हैं, जो मैन पावर है, उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाना, ये भी हम लोग कर रहे हैं। परंतु हमारी जितनी डिमांड है उस डिमांड को पूरा करना, ये हमारा लक्ष्य है। और हम इसके लिए जो जो हमको संसाधन हमको अख्तियार करना पड़े वो हम करेंगे। और इस प्रकार की हमारी पूरी कोशिश है। ये ज़रूर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अप डाउन होता है तो वो हमारे लिए कई बार संकट का कारण बनता है, परंतु इसके बाद हमारे जो लोग हैं या उन स्विच के अंदर काम करने वाले हैं, उनमें कहीं किसी प्रकार की इसको लेकर के कोई हरासमेंट नहीं है। हम उन लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं, अगर समय आता है तो मैन पावर के अंदर काम करने वाले लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये भी हमने उसके अंदर व्यवस्था किया है। अगर हमारे उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो स्वाभाविक उनको लाभ होता है और उसका हिस्सा भी हम उनको वेजेस के रूप में उसकी थोड़ी बढ़ोतरी भी करते हैं। तो इस प्रकार के भी सारे पीओएस के अंदर है ये व्यवस्था, और इसी को आधार बना करके हम लोग काम करते हैं। और इसलिए आज जो हम
आने वाले वर्ष में, इस वर्ष में 2021 के अंदर हमारा जो टारगेट है लगभग 111 तक ले जाने का हमारा ये लक्ष्य है। अभी हम इससे फर्स्ट क्वार्टर में हम करीब 27 टन का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा किए हैं। तो इससे हमारा पूरा अनुमान है कि 111 के आसपास तक हम आने वाले इस वर्ष के अंत तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलस्ते जी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार वहाँ का उद्योग होता है और उद्योगों का आधार स्टील है। इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय आप संभाले हुए और जो आपने टारगेट फिक्स किए हैं, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जिस तरह से आप लगे हुए हैं अपने मंत्रालय को संभाले हुए हैं, निश्चित रूप से हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस माइनस कार्यक्रम में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।